तो आज के लेक्चर में हम जो पार्ट कवर करने वाले हैं, इट इज बेसिकली द रूल्स रेगुलेशंस अवेलेबल फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन। ठीक, तो उसमें सबसे पहला जो अपन पार्ट देखने वाले हैं दैट इज लॉस अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो इसमें सबसे पहला जो लॉ आता है इट इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। ठीक, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का क्या कहना है कि अगर सपोज जो भी फॉरेस्ट की लैंड है, ठीक है, वो रिजर्व है फॉरेस्ट के लिए, वहां पे किसी भी टाइप की कोई भी एक्टिविटी के लिए वो यूज नहीं की जा सकती। ठीक, सिर्फ फॉरेस्ट के ही वहां पे वर्क होंगे। फॉर एनवायरमेंट या तो फॉरेस्ट डेवलपमेंट होगा फॉरेस्ट का, या फॉरेस्ट बनाए जाएंगे नए, या फिर वहाँ पे फॉरेस्ट अपने हिसाब से जो भी उन्हें रिक्वायर्ड एक्टिविटीज है उन्हें ही कर सकता है। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट के डेवलपमेंट के लिए, फॉरेस्ट के ग्रोथ के लिए, फॉरेस्ट के नर्चर के लिए जरूरी है। अगर सपोज XYZ कंडीशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो कि फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है और उससे देश को बहुत ज़्यादा कुछ आमदनी होने वाली है, इकोनॉमिक लाभ होने वाला है, तो ही उस केस में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से ही वहाँ पे कोई एक्टिविटी की जा सकती है, लाइक माइनिंग लाइक एक्टिविटीज। ठीक, मान लो कि कोई बहुत ही बड़ा आपको गोल्ड का वहाँ पे रिसोर्स मिला कोई फॉरेस्ट में, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन से माइनिंग वहाँ पे शुरू की जा सकती है इस टाइप से। राइट, तो ऐसे और भी कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि अभी आपने सुना होगा लेटेस्ट अपने अमरावती रीजन में जो मेड़घाट है, मेड़घाट से वहाँ से बेसिकली एक रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट डाला गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट का पास हुआ था, तो उससे बहुत कंट्रोवर्सीज हुई थी कि फॉरेस्ट डिस्टर्ब होगा, फॉरेस्ट लाइफ खराब होगी वहाँ पे एनिमल्स की, लाइक दैट। तो उस पर बहुत अभी भी काम बहुत अच्छे से शुरू नहीं हो पाया है और वो पेंडिंग ही है फिलहाल। तो ये भी इस टाइप के जो वर्क आते हैं ये सारे सारे बेसिकली फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर आते हैं वो। ठीक, तो अगर सपोज कोई पर्सन इस टाइप के जो रूल्स हैं इसको डिसोबे करता है तो उसे लगभग 15 दिन का इम्प्रिजनमेंट दिया जा सकता है या उसे फाइन भी लिया जा सकता है। ठीक, सो दिस इज फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। नेक्स्ट एक्ट है एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। ठीक, तो अगर सपोज कोई पर्सन है वो पर्पसफुली, ठीक है, यहाँ पे पर्पसफुली बात है, पर्पसफुली अगर सपोज एनवायरमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक, जानबूझकर। देखो पर्पसफुली का मतलब होता है जानबूझकर, मतलब उसे पता है कि उसकी एक्टिविटी से बेसिक एनवायरमेंट जो है पोल्यूट हो रहा है, तो उस केस में एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट उस पर लगता है। और ऐसे केसेस में जो पर्सन है उसे उसे बेसिकली 5 साल की सजा या और 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ठीक, तो नॉर्मली ऐसे केसेस आपको कंपनीज या फैक्ट्रीज पे देखने मिलते हैं। अगर सपोज कोई कंपनी, फैक्ट्री या पावर प्लांट है वो अपनी जो नॉर्मल लिमिट है उससे ज़्यादा अगर सपोज कार्बन इमिशन कर रहा है या पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है, पोल्यूटेंट एनवायरमेंट पर रिलीज कर रहा है, तो इन सारे केसेस में उस पर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986 के अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। तो इसी से रिलेटेड नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में इस्टेब्लिश किया गया। और इसका बेसिकली जो रोल था कि जो एनवायरमेंट रिलेटेड लॉस हैं वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं उन्हें देख रेख करना। ठीक, तो इट इज एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट 1986। तो कुछ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 के अकॉर्डिंग, तो उनमें कुछ क्लॉज हैं, तो इन क्लॉजेस को हमें देखना है। तो सबसे पहला है क्लॉज 49A। तो बेसिकली ट्रेडिंग ऑफ रेयर एनिमल्स हैज बीन कम्प्लीटली बैन्ड, मतलब किसी भी टाइप के रेयर एंडेंजर्ड अगर एनिमल्स अब हैं फॉरेस्ट से रिलेटेड तो उन्हें बेचा खरीदा नहीं जा सकता। ठीक है, जैसे सपोज इंडिया में टाइगर है सपोज, ठीक है, तो टाइगर को आप किसी दूसरी कंट्री को बेच नहीं सकते और वहां से खरीद भी नहीं सकते। ये दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग पर्पस। ठीक, लेकिन ये ट्रेडिंग जो है ये एनिमल्स लाइक पेट एनिमल्स, सपोज मीट जो कि मीट के लिए मीट फूड पर्पस से यूज किया जाता है, जैसे फिशेस हो गई, हैन हो गए, फिर ठीक है वैसे पोल्ट्री एनिमल्स जो हो गए वो हो गए। उसके बाद बीफ हो गया, तो बीफ पे ये रूल नहीं लगेगा। ये किस पे लग रहा है? फॉरेस्ट के रेयर इंडेंजर्ड एनिमल्स पे उनका ट्रेडिंग बैन है, दैट इज क्लॉज 49A। वैसे ये क्लॉज 49B भी है, तो कि जो भी फॉरेस्ट के एनिमल्स हैं बेसिकली, ठीक है, इनकी स्किन और ऑर्गन्स का जो बेसिकली खरीद फरोख्त है, ठीक है, जो जो जोन छुपे की जाते हैं, ट्रेडिंग की जाती है, एनिमल्स को मार के
तो ये सब कंप्लीटली बैन है, और ये इट इज़ हाईली पनिशेबल ऑफेंस बेसिकली। ठीक है, 49A ये किससे रिलेटेड है? स्किन एंड ऑर्गन्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स। और 49C आता है, इट्स बेसिकली इट इज़ रिलेटेड विथ डिस्क्लोजर ऑफ स्टॉक आर्टिफैक्ट्स मेड फॉर फ्रॉम टू फॉर्म रेयर वाइल्ड लाइफ एनिमल इज कंपल्सरी। ठीक, तो इस टाइप से ये 3 कुछ एक्स्ट्रा और हैं वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से रिलेटेड। तो 49A, B, C तो बेसिकली तीनों रिलेटेड किससे हैं? वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, उनकी तस्करी, उनके ऑर्गन्स बेचना, उनके स्किन बेचना, उन्हें बेच देना। ठीक है, ये सबसे रिलेटेड ही है। कुछ और भी हैं जो याद रखने लायक है, जैसे कि साउंड पोल्यूशन, इट इज रिलेटेड। साउंड पोल्यूशन का जो बेसिकली रूल है, इट इज 2000 रिलेटेड टू 2000। 1998 का बायो मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग, और ई वेस्ट मैनेजमेंट हैंडलिंग 2011। ठीक है, ई वेस्ट बोलते जो भी आपके जैसे कंप्यूटर का वेस्ट है, इसे आप बाहर सड़क में नहीं फेंकेंगे कहीं पे, इसे प्रॉपर मैनेज करना, डिस्पोज करना आपका काम है। वैसे ही बायोमेडिकल वेस्ट है, उसको भी आप पहले कैसा करता था कि जो भी इंजेक्शन, खराब मेडिसिन है, या फिर खराब ब्लड है, उसे कहीं पे भी डिस्पोज कर देते थे। अब उसका प्रॉपर डिस्पोज करना कंपलसरी हो गया है। ठीक, तो यहीं पे एक स्टोरी आती है जादव मुलाई पेंग की। ठीक है, इट इज अ बिग स्टोरी ऑफ कॉमन मैन। तो उसका जस्ट छोटा छोटा सा स्टोरी है, सुन लो तुम। तो बेसिकली जो जादव मुलाई पेंग है, ये बहुत ही एक तरह से बोलते कैपेबल पर्सन इसे माना गया है, असम से रिलेटेड है। असम में जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग हैं, उनसे रिलेट करता है बेसिकली। ही वॉज बोर्न इन 1963 एंड वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर। ठीक है, जो जंगल में बेसिकली क्या होते हैं, जंगल के काम कराने के लिए स्पेशल वर्कर्स अपॉइंट किए जाते हैं। ठीक है, दे आर टेम्प्रेरी बेसिस पे। तो तब इस लगभग 16 की एज में इन्हें अपॉइंट हुए वहाँ पे एज अ फॉरेस्ट वर्कर। तो ये जो फॉरेस्ट वर्कर रहते हैं, ये नॉर्मली उसी फॉरेस्ट के आसपास के रहवासी होते हैं। ठीक है, फॉरेस्ट में जैसे सपोज कोई विलेज है, तो वहीं के विलेज के लोकल लोगों को ही एज अ वर्कर वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अपॉइंट किया जाता है, क्योंकि कैसा है, उनको उस जंगल का पूरा आइडिया रहता है, और वो फियरलेस लोग रहते हैं, क्योंकि वो उनका बेसिकली घर ही है एक तरह से। तो बहुत ही कम एज में इन्होंने वहाँ पे ज्वाइन किया। तो वंस अपॉन अ टाइम ब्रह्मपुत्र रिवर में ड्यू टू फ्लूड कंडीशन क्रिएट हुई, और उससे स्नेक्स का पॉपुलेशन वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैम्पर हुआ, बहुत ज़्यादा स्नेक्स वहाँ मारे गए। ठीक, तो उसी टाइम से जो मोलाई ने एक काम शुरू किया कि इनने बाम्बूस के प्लांटेशन को शुरू किया। ठीक, लेकिन फिर क्या हुआ कुछ टाइम के बाद, और 1979 के आसपास जो लोकल सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनने कुछ असम में सोशल डेवलपमेंट के लिए कुछ लगभग 2200 हेक्टर्स के आसपास का लैंड एक्वायर कर लिया, और वहाँ से पूरा का पूरा जो फॉरेस्ट है उसे कट कर दिया। अब मोलाई जो था, उसका विजन अलग था। उसे ध्यान में आ गया था कि ये जो सोशल वर्क किया, सोशल एक्टिविटी है, सोशल सोसाइटी के पर्पस के लिए जो 200 हेक्टर लैंड यूज किया गया है फॉरेस्ट का, इसे तो रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसके जैसे ही ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, उसके बाद हमें कुछ तो भी ऐसा करना पड़ेगा कि वापस से हमारा जो फॉरेस्ट का जो पहले से जो फॉरेस्ट था, वो वापस से उतना ही डेवलप हो सके। तो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उनने कंटिन्यूस प्लांटेशन शुरू किया, और लगभग एक काफ़ी लंबे अरसे की बहुत मेहनत के बाद लगभग उन्होंने 1360 एकड़ का जो फॉरेस्ट है, वो यहाँ पे लगभग डेवलप करा दिया। ठीक, तो ये जंगल आज फिलहाल कोकिलामुख ऑफ में है, जो कि जोरहाट डिस्ट्रिक्ट असम में आता है। ठीक, इस फॉरेस्ट को आज लगभग आजकल मोलाई जंगल के नाम से ही पहचाना जाता है। ठीक है, क्योंकि इसको डेवलप करने में जादव मुलाई का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। इस सक्सेसफुल वर्क के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी दिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उनके इस अनपैरेलल वर्क के लिए। तो बेसिकली बहुत से लोग हैं जो कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करते हैं, बट एक सिंगल आदमी काफ़ी है, अगर वो डिटर्मिनेंट है कि मुझे ये काम करना है, तो उसके लिए बहुत ही आसान वर्क है, और बिल्कुल उनके काम को रिकॉग्नाइज किया जाता है इस टाइप के एक्टिविटीज से। ठीक, सो दिस वाज अ वेरी बिग एंड सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ जादव मुलाई पेंग। तो इस टाइप की बहुत सारी और भी स्टोरीज हम पढ़ते हैं, जैसे कि गढ़वाल समाज उत्तराखंड की, उसके बाद अमृता देवी बिश्नोई समाज की, इनकी भी
तो बहुत सारे ऐसी स्टोरीज हैं, सक्सेसफुल स्टोरीज हैं जिनने फॉरेस्ट को बचाने के लिए, कंजर्व करने के लिए बहुत अच्छा अच्छा काम किया है, जिनके कारण और उनकी इस एक्टिविटी और उनकी इस हिम्मत कारण हम आज अपने फॉरेस्ट को कहीं तो भी सिक्योर्ड पाए हैं। ठीक है, अगर सपोज ये लोग नहीं होते तो शायद फॉरेस्ट जितने अभी अवेलेबल हैं उतने हमें दिखाई भी ना देते। ठीक, तो कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एनवायरमेंटल बेसिकली एनवायरमेंट से रिलेटेड काम कर रही है। तो जो कुछ उसमें सबसे पहले इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, सीपीआर एनवायरमेंटल ग्रुप ऑफ चेन्नई, गांधी पीस फाउंडेशन, चिपको सेंटर ऑफ गहरवाल, सेंटर ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद, केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल त्रिवेंद्रम, इंडियन एग्रो इंडस्ट्रीज फाउंडेशन पुणे, विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद एंड मैनी मोर्स। ठीक है, ये मेजर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फॉरेस्ट को बचाने के लिए काम कर रही है। कुछ एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, जैसे कि IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक, स्विट्जरलैंड। फिर इसका ये याद रखना थोड़ा सा, बहुत बार आता है व्हाट इज IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। फिर है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज IPCC जेनेवा, यूनाइटेड नेशंस ऑफ एनवायरमेंटल प्रोग्राम जेनेवा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज, फिर ग्रीन क्लाइमेट फंड सोमडो दैट इज साउथ कोरिया। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि फॉरेस्ट के लिए काम कर रही है। ठीक, तो इट इज़ ग्रेट टू बी पार्ट ऑफ सच इंस्टीट्यूट, सच ऑर्गेनाइजेशंस। अगर फ्यूचर में आपको अभी मौका मिलता है इनसे जुड़ने का तो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। ठीक, फॉरेस्ट के लिए काम कर पाना, क्योंकि अगर जब तक फॉरेस्ट हैं, अगर फॉरेस्ट रहेंगे तो ही हम बचेंगे, ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट पार्ट आता है माय रोल इन एनवायरमेंट, हम आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंजर्वेशन, तो कंजर्वेशन किसका करना है? कंजर्वेशन जो चाह चुके हैं, जो खत्म हो चुका है, उनकी बात नहीं है। कंजर्वेशन उनका है जो कि अवेलेबल है, जितना फॉरेस्ट सपोज एग्जांपल ले बचा है, जितना पेट्रोलियम बचा है, उसको अपन किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, दैट विल बी आवर फर्स्ट रोल। उसके बाद सेकंड कंट्रोल, तो अगर सपोज कोई एक्टिविटी करने से कुछ हार्मफुल प्रोडक्ट रिलीज हो रहे हैं एनवायरमेंट में, तो उसे किसी तरीके से अपन रोकें। ठीक है, और उस एक्टिविटी को ही बंद कर दे। मान के चलो कि कोई पावर प्लांट है, वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो उसके पॉल्यूशन को कम करने की कोशिश करें, या फिर उस पूरे पूरे पावर प्लांट को ही बंद कराने की अपन अपील करें गवर्नमेंट से। और अगला कि लोगों का माइंडसेट बदलना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सपोज चलो पॉल्यूशन हो रहा है, 1 डिग्री टेम्परेचर एनवायरमेंट का बढ़ गया, या फिर वहाँ की एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो गया, तो लोगों ने क्या सोचना कि घर में जाके बैठ जाना, घर में चुपचाप शांत बैठेंगे तो हम बच जाएंगे। ये माइंडसेट गलत है। हमारा रोल क्या है कि उस एक्टिविटी को कहीं ना कहीं बंद कराएं, ताकि वो पॉल्यूशन क्रिएट ही ना हो। एनवायरमेंट आप बच गए मतलब एनवायरमेंट खराब हुआ चलता, ऐसा गलत है सोचना। हमारा सोचना क्या है कि एनवायरमेंट अगर बच गया तो ऑटोमेटिकली हम भी सेफ हैं यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट है प्रोडक्शन रोल में, तो जो हार्मफुल फैक्टर्स जनरेट हो रहे हैं एनवायरनमेंट में, उसका रिव्यू लेना। ठीक है, कि ये इनका हार्मफुल इफेक्ट कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे इसे कम किया जा सकता है। ठीक, कुछ ऐसे इनोवेशन करना कि इस टाइप के, सपोज सोलर, जैसे अपने जो कोल पावर प्लांट है जो कोयले पे चलते हैं, उनसे जो कोल अगर सपोज बहुत ऐश निकल रही है, तो उन कोल पावर प्लांट का कुछ अगर सपोज अपन ऑप्शन लेके आ पाए जो कि बेसिकली एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ्रूटफुल हो, तो काफ़ी अच्छा होगा। जैसे कि सपोज सोलर एनर्जी, ये सबसे अच्छा एक ऑप्शन है एनवायरमेंटल पोल्यूशन को रोकने के लिए। ठीक है, एनर्जी जनरेट करने का भी और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कम करने का भी। फिर अगला आता है प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन में वही पहला पार्ट है, जो बच गया है उसे और बचाओ अच्छे से। ठीक है, और लॉस ना हो इसलिए उसके लिए सोल्यूशन ढूंढ के रखो, रेमेडीज निकाल के रखो। तो प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म्स, ठीक है, जो कम हार्म्स हो रहा है उनसे कहीं ना कहीं अपन को बचना पड़ेगा। नए प्लान बनाओ, डिजाइंस। ठीक है, और ऐसे फैक्टर्स जो कि हार्मफुल हैं उनसे बचने की कोशिश करें। ठीक है, जैसे सपोज अगर हार्मफुल गैसेस एनवायरमेंट में है तो उन्हें कैसे अपन उनका लेवल कम कर सकते हैं, उनसे बचने की कोशिश करें। फिर अगला है एजुकेशन। ठीक है, अवेयरनेस पार्ट बेसिकली। तो अवेयरनेस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है।
ठीक, क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को अवेयरनेस देंगे, अभी से सिखाना शुरू करेंगे कि भाई एनवायरमेंट पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, एनवायरमेंट को बचाना है, कंजर्व करना है, तो ये कैसा है, लॉन्ग टर्म इफेक्टिव काम है। अभी अभी आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन आज से 20-25 साल बाद जब नई जनरेशन आएगी, ठीक है, तो उस केस में फिर इनके रिजल्ट दिखने शुरू होते हैं फिर, ठीक है। तो एजुकेशन सबसे अच्छा है कि आप इसको जो सिलेबस में जैसे जोड़ दिया है एनवायरमेंट चैप्टर, उसे जोड़ दिया जाए। गाइडेंस, अगर सपोज कोई कंपनी है सपोज, और वो इस टाइप से कुछ एनवायरमेंटल हार्मफुल एक्टिविटी कर रही है, तो आप उसे प्रॉपर गाइड करें, और किस तरह से पॉल्यूशन कम किया जा सकता है आप उन्हें बताएं। अवेयरनेस, ये तो बात कर लिए। इनिशिएशन, उसके बाद एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जो कि इस टाइप का काम कर रही है एनवायरमेंटल को बचाने का। और इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 10 लोगों ने एक एनवायरमेंट, एक सोसाइटी बनी है एनवायरमेंट संस्था, उसने अपना अच्छे से काम कर रही है वो, जो कि एनवायरमेंट के लिए बहुत फ्रूटफुल हो रहा है, तो उनने कर ली मतलब हमारा काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। आपको भी काम करना पड़ेगा। अगर सपोज आपको सड़क पे आपको कचरा दिख रहा है तो आपको उसे क्लीन करना पड़ेगा। अगर सपोज ऐसा नहीं है कि पूरे सड़क का, आपके घर के सामने अगर कुछ गलत दिख रहा है तो उसने आपने उतना भी ठीक कर लिया, दैट इज सफिशिएंट फॉर क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। जैसे कि अभी स्वच्छ भारत अभियान का जो मिशन शुरू है, उसमें घर घर जाके कचरा कलेक्ट किया जा रहा है, तो हमारा काम क्या है वहाँ पे कि आपके घर का जो कचरा है उसे कलेक्ट करके आप उसे जमा करके उनको बस देना, ये आपका काम है। तो यहाँ पे भी आपका इंडिविजुअल पार्टिसिपेशन बहुत मैटर करेगा, ठीक। और एक इसमें आप मेरे हिसाब से पॉइंट और होना चाहिए था, मतलब इस पूरे माय रोल इन एनवायरमेंट पार्ट में, कि रीयूज एंड रिसाइकल, ठीक, या और रिक्रिएट। तो मान के चलो कि कोई अगर वेस्ट है, जैसे कि आपके घर से निकलने वाला हाउस होल्ड वेस्ट है, तो उसे कहीं ना कहीं अपने को, अगर सपोज अपन उसे डिग्रेड करके किसी यूजफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके या उससे एनर्जी निकाल सके, ठीक, तो ये जो इस टाइप के रीयूज, रिसाइकल और रिक्रिएट वाली जो मेथड है, ये काफ़ी यूजफुल रहेगी आने वाले एनवायरनमेंट में, क्योंकि वेस्ट जनरेशन जो है जितना कम होगा उतना अच्छा, ठीक। तो अगर आप वेस्ट जनरेशन कम करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका इकोनॉमिकल फ़ायदा भी होगा, और जो एनवायरनमेंट में बेसिकली पॉल्यूट मटेरियल जमा हो रहे थे वो भी धीरे धीरे कम होते जाएंगे, ठीक। सो इस टाइप से आप एनवायरनमेंट में अपने अलग अलग तरीके से रोल प्ले कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने लेक्चर को अच्छे से एंजॉय किया होगा, बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट आपने समझ लिए होंगे यहाँ पे। तो आज यहीं रुकते हैं, इसके बाद का जो लेक्चर है उसमें अपन रिमेनिंग पार्ट जो है, जो आई थिंक एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी वाला जो पार्ट है, फिर स्पीशीज अलग अलग एंडेंजर्ड रेयर स्पीशीज वाला जो पार्ट है, वो अगले लेक्चर में अपन देखेंगे, ठीक। तो आज यहीं रुकते हैं, इसके बाद का नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।